हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पश्चिमी यूरोप का एकीकरण और ये एकीकरण किस अर्थ में हुआ था, अर्थात एकीकरण के तीन प्रकार क्रमशः राजनीतिक, आर्थिक एवं सैनिक एकीकरण जो पश्चिमी यूरोप में हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन करेंगे। और इस टॉपिक से दो महत्वपूर्ण योजनाएं जो यूपीएससी मेंस में पूछा जाता है वो है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और साथ में जो है मार्शल प्लान। इन दोनों को लेकर के क्या होता है, यूपीएससी मेंस में प्रश्न पूछा गया है। आप जाकर के 2018 के प्रश्न में देख सकते हैं, जहां ये प्रश्न पूछा गया था कि मार्शल योजना के लागू होने के पीछे परिस्थितियों का वर्णन करें। अर्थात जो मार्शल योजना लाया गया था अमेरिकी विदेश सचिव के द्वारा, जिसके तहत जो सपोर्ट किया गया था, उस सपोर्ट को लागू होने के पीछे के कौन कौन से कारण थे, उन कारणों को आपको लिखना है। तो ये टॉपिक क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस टॉपिक से पश्चिमी यूरोप के एकीकरण के जो है विभिन्न पक्षों को चरणों के द्वारा जो है लिखना था, ये भी एक प्रश्न पूछा गया है। ये सारे प्रश्न जो है जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो मेरे यूट्यूब पोस्ट में मैं डाल दूंगा, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। और 31 अगस्त को जो है आप सभी का हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर है। आई होप कि आप सभी का अभी का जो एग्जामिनेशन है, अर्थात एशिया पेपर, GS1 GS2 सभी पेपर जो है आपका ठीक ठाक जा रहा है और आशा करता हूं कि आगे भी ठीक ही जाएगा। तो चलिए आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करते हैं। वो टॉपिक है पश्चिमी यूरोप का एकीकरण, जिनमें मुख्य रूप से जो है दो प्लान को लेकर के कार्य करेंगे, ट्रूमैन और मार्शल प्लान। इसका जो है डिस्कशन थोड़ा लंबा करेंगे या शॉर्ट डिस्कशन करेंगे और बाकियों के लिए संक्षिप्त ही हम लोग देखेंगे। चलिए, तो पश्चिमी यूरोप का एकीकरण से पहले हम ये देखेंगे कि यूरोप के परिचय को लेकर के एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। यूरोप शुरू से ही क्या रहा है, एक जियोग्राफिकल यूनिट की तरह नहीं रहा है। ये क्या है ना, एक प्रकार की यहाँ सभ्यताएं पाई गई है। ये हमेशा से क्या है, एक संस्कृति के तहत पाया जाता है। यहाँ एक ही प्रकार के विचार पाए जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ जो है राज्यों की संख्या अलग अलग हो, लेकिन यहाँ के जो विचार हैं, यहाँ की जो सभ्यताएं हैं, उनमें क्या है ना, एकीकृत भावना पाया जाता है। इसलिए जब भी हम लोग जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया की बात करते हैं और इन संदर्भ में आपने नोट किया होगा, तो हम लोग ये कहते हैं कि यूरोप में जाना है या यूरोप की संस्कृति ऐसी है या यूरोप में युद्ध लड़े गए हैं। हम लोग सेपरेटली जो है बात नहीं करते हैं, क्योंकि यूरोप की जो संस्कृति है वो एकीकृत है और पूरा का पूरा यूरोप जो है एक ना केवल भौतिक इकाई है, बल्कि एक सभ्यता और एक विचार का क्या है ना, केंद्र रहा है। आधुनिक इतिहास में भी यूरोप हमेशा जो है एक सेंट्रल पॉइंट की तरह जो है प्रथम विश्व युद्ध से के बाद से ही क्या है ना कार्य करता हुआ या हमेशा जो है इस पृष्ठभूमि में आगे दिखा है। चलिए, यूरोप का एरिया की अगर बात करें तो 40 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल इससे भी अधिक है। 47 राष्ट्र भी इसमें, जिसमें कुछ लघु राज्य भी शामिल है, जैसे वेटिकन सिटी जैसे राज्य भी हैं। अब इस यूरोप का जो यूरोप में जो दो विश्व युद्ध हुए 1915 से लेकर के 1945 तक, लगभग 30 वर्षों के इस युद्ध ने यूरोप को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब समस्याएं और कारण बहुत सारे थी। ये समस्याएं कारण जो है 1915 के पहले से ही शुरू हुआ था और 1915 से जो है इसका हमें अलग अलग रूप देखने को मिला। अगर यूरोप की बात करें तो 1815 अगर याद होगा आपको, फ्रांस में जब नेपोलियन का पतन हुआ, वाटरलू जो वार हुआ था, उसके बाद 1815 में वियना कांग्रेस आई और वियना कांग्रेस में जो है नेपोलियन को क्या किया गया ना, दबा दिया गया। नेपोलियन के दबाने से जो है पूरे यूरोप में क्यों ना एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। परंतु 1845 से लेकर के जो है 1945 तक यूरोप जो है अलग अलग तरीके से क्या रहा, व्यस्त रहा और युद्ध में ही अधिकांश व्यस्त रहा। तो जो डिस्ट्रक्शन का असर है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हो या चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हो, लगभग 90% जो डिस्ट्रक्शन है वो कहाँ दिखेगा आपको, यूरोप में ही दिखेगा। तो यूरोप का ये डिस्ट्रक्शन एक तरीके से हुआ। दूसरी ओर रूस में जो बोल्शेविक क्रांति आई 1917 के बाद से, रूस में जो है एक अलग प्रकार का जो है क्या हो गया ना, थ्योरी डेवलप हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं कम्युनिज्म थ्योरी या
सोशलिस्ट थ्योरी हम लोग कहते हैं, समाजवाद के सिद्धांत। और ये रूस के अलावा रूस के आसपास के जितने भी राज्य थे उनमें भी ये थ्योरी, जैसे जुगोस्लाविया हो गया, उन क्षेत्रों में बेलारूस हो गया, यहाँ पर जो ये थ्योरी जो है डेवलप होकर के वहाँ भी ये सरकार स्थापित हो गया, तब कम्युनिस्ट की सरकार स्थापित हो गई। तब यूरोप के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। एक तरफ तो वो युद्ध में जो है अपनी जान माल की जो संपत्ति थी उसका तो हानि हुआ था, मानव जनित भी हानि में थे, आर्थिक बोझ अधिक था, बेरोजगारी के साथ साथ मुद्रास्फीति की समस्याएं काफ़ी अधिक थी। इन समस्याओं के साथ अपनी पहचान स्थापित करने की भी एक समस्या उत्पन्न हो गई थी, चूँकि रूस का जो बोल्शेविक क्रांति था या जो कम्युनिज्म था वो धीरे धीरे जो है पश्चिमी यूरोप की तरफ प्रसार कर रहा था। चूँकि पूर्वी यूरोप का जो क्षेत्र है वो रूस के सिद्धांत के तहत ही जो है वहाँ भी कम्युनिज्म का प्रसार देखने को मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्या हो गया था, समस्या बन करके उभरा था यूरोप के लिए। अपनी पहचान को स्थापित रखना, अपने पहचान को एग्जिस्टेंस रखना एक चुनौती था। अब इस चुनौती के मध्य से यूरोप किस प्रकार बाहर आया, कैसे उन्होंने एकीकरण किया विभिन्न पक्षों का, उसको लेकर के थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, एकीकरण आवश्यक क्यों हुआ, या हम यूँ समझेंगे कि एकीकरण की मांग क्यों उठने लगी, क्या ज़रूरी हो गया था कि एकीकरण आवश्यक था। युद्ध ने यह दिखाया कि एकीकरण की आवश्यकता है। युद्ध के पहले से तो अलग अलग राज्यों में, चाहे वो जर्मनी, फ्रांस हो, ऑस्ट्रिया हो, इनमें राष्ट्रवाद की भावना थी, अर्थात सेपरेट जो है हम क्या करेंगे, एक महाशक्ति के तौर पर उभरेंगे। चाहे वो ब्रिटेन हो, तो ये इनके दिमाग में था कि हम सभी जो है अलग अलग तरीके से जो है क्या करेंगे, महाशक्ति के तौर पर उभरेंगे। लेकिन इस युद्ध ने, दो युद्धों ने जो है इनके जो रीढ़ की हड्डी है उस पर वार किया, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी चरमरा गई। तब इन्हें लगा कि हम अलग अलग नहीं, एक समुदाय की तरह, एक सामूहिक रूप से जो है यूरोप को क्या करेंगे ना, विश्व के सामने रखेंगे और एकीकृत होंगे। तो एक तो ये था कि विश्व युद्ध में जो आर्थिक, भौतिक और मानव जाति हानि हुआ था वो बहुत ज़्यादा था, और इसका प्रभाव जो यूरोप पर ज़्यादा था, और यूरोप इससे बाहर निकालना चाहता था। अपने जो राष्ट्रवाद के सिद्धांत थे उसे अलग रखते हुए अब संपूर्ण यूरोप एक सामूहिक या समुदाय की तरह काम करना चाहता था या एकीकृत होना चाहता था। तो पॉइंट नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि चूंकि यूरोप के सभी देशों की संस्कृति क्या थी, एक थी, विचार भी एक ही प्रकार के थे, तो वो चाहते थे, या वहाँ के जो राजनेताएं हैं वो चाहते थे कि ना जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिकल सिस्टम हो वो क्या हो जाए ना, एक साथ काम करने लगे। अर्थात उन लोग चाहते थे, वहाँ के जो राजनेतृत्व करते वो चाहते थे कि यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था है वो क्या ना एक प्रकार का हो, और उनका ये स्वप्न भी था कि एक प्रकार के सिद्धांतों के अधीन काम करें। इसी संदर्भ में कहा जाता है कि 1940 में चर्चिल ने जो है यूरोप की एकता पर बल दिया था, और उन्होंने एक कोटेशन भी कहा था कि यूरोप को यूरोपीय संयुक्त राज्य बनाने पर बल दिया जाए। अर्थात यूरोप को अलग अलग तरीके से ना देखा जाए कि फ्रांस अलग, जर्मनी अलग, ये यूरोप के ब्रिटेन अलग, ये अलग है, नहीं, यूरोप में से यूरोपीय संयुक्त राज्य बनाने पर जो है बल देने के लिए चर्चिल ने जो है कहा था। तो चर्चिल ने अपने अनुभवों से इस बात को समझ लिया था कि यूरोप को अलग संस्कृति से नहीं बल्कि एक सामुदायिक संस्कृति के रूप में इसे डेवलप करना चाहिए। चलिए, अब युद्ध के बाद जो है कई चीज़ें बदलना प्रारंभ हो गया। युद्ध के बाद अलग अलग संस्थाएं बनने लगी, और अलग अलग संस्थाओं ने भी यूरोप को इस बात के लिए क्या दिया, राजी करवाया, या यूरोप के राज्यों को राजी करवाया कि उन्हें एकीकृत होना पड़ेगा, तभी उनके अस्तित्व में भी रक्षा होंगे। साथ में उनके साथ जो समस्याएं आ रही है युद्ध के बाद, जो आर्थिक समस्याएं, जो राजनीतिक समस्याएं, जो सैनिकरण की समस्याएं, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, स्टेप वाइज दूर होने लगेगा। तो एक ये भी क्या था, मांग का कारण था। इसके साथ साथ यूरोप जो है कई डिवीज़नों में बटा हुआ था, पूर्वी यूरोप, दक्षिण पूर्वी यूरोप, स्कैंडिनेविया के देश, पश्चिमी यूरोप, ब्रिटिश टापू, इन सब की अगर हम कहें कि सबकी जो राजनीतिक स्थिति अलग अलग थी, और हो सकता है कि इनकी सांस्कृतिक स्थिति एक है, लेकिन राजनीतिक स्थिति क्या थी, अलग थी। अब ये जो है अलग अलग समूह में चाहते थे कि एकीकृत होने पर विचार कर रहे थे। तो ये कुछ कारण हैं जिसको लेकर के आप डिस्कशन कर सकते हैं कि यूरोप में एकीकरण की मांग मुख्य रूप से दो कारण से उठा।
एक तो हो गया पहला, जो दो विश्व युद्ध हुए उन्होंने यूरोप को क्या दिखाया, रास्ता दिखाया। और दूसरा जो रूस में बोल्शेविक क्रांति या समाजवाद का जो प्रसार हो रहा था रूस की ओर से यूरोप के, तो अपने अस्तित्व की पहचान बनाने के लिए उन्हें ऐसा महसूस होने लगा। तीसरा पॉइंट आप ये भी लिख सकते हैं कि एक तरफ रशिया और एक तरफ अमेरिका की जो महाशक्ति उभरने लगी, तो इन्हें अपने अस्तित्व का जो है संकट दिखने लगा। तो ये भी धीरे धीरे जो है अपने अस्तित्व बनाने के लिए एकीकृत होने की आवश्यकता पर बल देने लगे। चलिए, अब यूरोप का जो एकीकरण है वो विभिन्न पक्षों में अगर देखा जाए तो तीन तरीके से इसका एकीकरण जो है किया गया। वो था पॉलिटिकल एकीकरण, राजनीतिक, दूसरा था मिलिट्री एकीकरण और तीसरा था आर्थिक एकीकरण। इन तीनों जो है अलग अलग पक्षों को लेकर के आप शॉर्ट नोट बना सकते हैं। दूसरी ओर यूरोप के एक एक करके हम इन पक्षों को शॉर्ट नोट्स की तरह शॉर्ट क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिनमें राजनीतिक एकीकरण, यूरोप के राजनीतिक एकता के लिए आंदोलन की तरह, एक आंदोलन की तरह जो है इनके मन में विचार आया कि उन्होंने क्या करना चाहिए, ना एक समुदाय बनाना चाहिए, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति भी उन्होंने बनवाया। 1948 में जो समिति का क्या हुआ ना, हेग में बैठक भी हुआ। बाद में ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग जो है यूरोपीय एकता स्थापित करने के लिए जो है आगे बढ़े। और 1949 में जो है ब्रसलेस में यूरोपीय परिषद के तौर पर जो है यूरोपीय परिषद का निर्माण हुआ, जिससे ने जो है यूरोप को क्या किया ना, राजनीतिक तरीके से जो एकीकृत करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस प्रकार राजनीतिक एकता जो है स्थापित हो गया धीरे धीरे। अब अगर हम बात करेंगे कि सैनिक एकीकरण किस प्रकार हुआ, बहुत सारी संधियां हुई जिसके तहत सैनिक एकीकरण हुए। अब यूरोप के राजनीतिक एकीकरण में भी कई ऐसे संघों का, परिषदों का नाम बता सकते हैं जिसके द्वारा इसका राजनीतिक एकीकरण किया गया, जोड़ा गया सबको। सैनिकों सुरक्षा में अगर हम बात करें तो डंक्रिक ट्रीटी जो कि ब्रिटेन और फ्रांस में हुआ था, उसके बाद ब्रुसेल्स ट्रीटी, ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, जिसको लेकर के भी हमने डिस्कशन किया। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो है सहयोग के तौर पर इसका डिस्कशन किया गया था। फिर यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय, पश्चिमी यूरोपीय संघ, ये कई ऐसे और भी संघ बने जिन्होंने यूरोप को जो है सैनिक सुरक्षा या कह सकते हैं सैनिक एकीकरण के लिए काम किया। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो आर्थिक एकीकरण, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इस आर्थिक एकीकरण तो कारण ही जो है अभी क्या दिखता है ना, आगे ये दिखता है कि सामाजिक के साथ साथ जो है राजनीतिक और जो सैनिक है वो भी एकता स्थापित हो जाती है। तो आर्थिक एकीकरण को लेकर के डिस्कशन करेंगे, इसमें ट्रूमैन और मार्शल की योजनाओं को लेकर के भी डिस्कशन करेंगे। एक बार फिर से कि आर्थिक एकीकरण की आवश्यकता या एकीकरण की आवश्यकता क्यों हुई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप का विकास का जो महत्व है वो घट चुका था। सबसे सिंपल बात यह है, यूरोप ऑलरेडी दो जो आप देखेंगे यूपीएससी मेंस में ये प्रश्न पूछा गया है कि अपने मूर्खता के कारण यूरोप जो है दो विश्व युद्ध से क्या हो ना डिस्ट्रक्ट हो गया था। तो ये बिल्कुल सत्य था कि यूरोप में क्या हो गया था, दो विश्व युद्ध ने इसे पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया। तो विकास तो घट चुका था और इसके साथ ही जान माल की संपत्ति का जो नुकसान, मानव जनित क्षति हुआ वो सो अलग है। 1945 के बाद और भी बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। रशिया का जो है एक उदय हो चुका था महाशक्ति के तौर पर, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका। अब इन दोनों के बीच में जो है यूरोप बीच में जो है अपने अस्तित्व को लेकर के क्या था ना, चिंताग्रस्त था। कई बार उसे लगता था कि अगर रशिया ने आक्रमण कर दिया तो हमारे पास जो सैनिक क्षमता है, आर्थिक क्षमता है वो कम है, तो क्या हमें उस तरीके से अमेरिका से सपोर्ट प्राप्त होगा, ये भी उनके दिमाग में आने लगा। तो उन्हें अपने कई जो है अस्तित्व, आत्मरक्षा और विकास के राह खोलने के लिए जो है वह राजनीतिक एकीकरण की ओर आगे बढ़े। पॉलिटिकल एकीकरण जिसको लेकर के मैंने डिस्कशन किया, पॉलिटिकल एकीकरण के साथ साथ जो है सैनिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण, तीनों की ओर वो आगे की ओर बढ़ गए। रशिया और उसके पड़ोसी राज्यों में एक और सिद्धांत जो है हावी होने लगा, जिसे हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट, समाजवाद के सिद्धांत। और ये जो है धीरे धीरे पूर्वी जो यूरोप है उस पर फैल रहा था रशिया की ओर से। तो इससे भी उनको समस्या होने लगा कि हमारा पहचान ही जो है हो सकता है कि समाप्त हो जाए। तो अब वे जो है धीरे धीरे इस और एकीकृत होने के लिए, अपनी पहचान को भी बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। 1946 में चर्चिल के द्वारा भी यूरोप में एकता का आंदोलन चलाया गया था। और जैसा कि आपने देखा कि एक कोटेशन में कहा गया था कि यूरोप को यूरोपीय संयुक्त के रूप में कहना चाहिए, ना कि केवल यूरोप शब्द इस्तेमाल करना चाहिए। इसी दौर में 12 मार्च 1947 को अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भाषण दिया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा। तो ट्रूमैन योजना को लेकर के चूंकि मैंने कहा था, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रूमैन के द्वारा जो है 12 मार्च 1947 को एक भाषण दिया गया एकीकरण को लेकर के।
या पश्चिमी यूरोप के एकीकरण को लेकर के, उनको सहायता को लेकर के, और ये भाषण ही जो है फेमस हो गया। बाद में चलकर इसे ट्रूमैन सिद्धांत के तौर पर जाना जाने लगा। उसके बाद जून 1947 में मार्शल प्लान भी आया। तो एक ही समय काल में दो आए, एक तो मार्च में आ गया ट्रूमैन थ्योरी आया गया, और ट्रूमैन थ्योरी की तरह ही सेम कैटेगरी में हम रख सकते हैं मार्शल प्लान को। और ये दोनों कब आया? तो 1947 में आया, और इन दोनों के द्वारा यूरोप के विकास के राह खोले गए। अगर ये दोनों की थ्योरीज नहीं काम करती तो हो सकता है कि यूरोप का विकास ना हो पाता, या समाजवाद का प्रभाव धीरे धीरे हो पाता। तो समाजवाद के प्रभाव को रोकने के लिए ट्रूमैन और मार्शल का जो प्लान है वो यूरोप के लिए काफ़ी कामगार सिद्ध हुआ। तो ये इन दोनों प्लान का एक हिडन प्लान था। वो हिडन प्लान था कि किसी प्रकार रूस के जो कम्युनिज्म की जो विचारधारा है उस पर क्या किया जाए ना, रोक लगाई जाए। ये हिडन प्लान था। और दूसरी तरफ जो है वो क्या कर रहे थे ना, पश्चिमी यूरोप को अपना जो है सपोर्ट कर रहे थे, समर्थन दे रहे थे, चाहे उसके लिए धन मुहैया करा रहे थे ताकि वहाँ डेवलपमेंट किया जाए। चलिए, ट्रूमैन प्लान बाद में संपूर्ण विश्व को जो है कहा जाता है कि जो ट्रूमैन प्लान है इसके बाद ही कोल्ड वार स्टार्ट हो गया। और कोल्ड वार में दो धाराएं बढ़ गए, एक तरफ तो रशिया बने और दूसरी तरफ क्या हो गया, अमेरिका बने, और इस तरह विश्व दो गुटों में बट गया। अब अमेरिका और रशिया की अगर बात करें, अमेरिका वर्ल्ड वार में जो है बाद में कूदा था, नुकसान काफ़ी कम हुआ था। हालांकि इन्होंने अपने सैनिक जो वस्तुएं थी, सैनिक सामान थे, उनको जो है इन देशों को भेजा था। साथ में एक परमाणु सज्जित भी देश है। दूसरी ओर रशिया की अगर बात करें तो इन्होंने वार में डायरेक्ट भाग लिया था, इनको वार में काफ़ी नुकसान हुआ था, परंतु फिर भी एक बड़ी इकोनॉमी के तौर पर जो है इन्होंने रिकवरी बहुत जल्द कर लिया था। इनके पास बड़ी मिलिट्री पावर थी। लेकिन दोनों एक दूसरे से, अर्थात रशिया और अमेरिका दो अलग दिशा में हमेशा से रहे, एक महाशक्ति की तरह। तो एक पॉलिटिकल तनाव उत्पन्न हुआ, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं ना, कोल्ड वार के तौर पर देखते हैं। और ये कोल्ड वार, कई इतिहासकार ये मानते हैं कि जो ट्रूमैन प्लान है, ट्रूमैन प्लान के बाद जो है कोल्ड वार प्रारंभ हो गया था। अर्थात ट्रूमैन प्लान में जो हेल्प किया गया उसके बाद जो है रशिया और अमेरिका में तनातनी धीरे धीरे बढ़ता चला गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, कोल्ड वार कहते हैं। तो कोल्ड वार का सिद्धांत क्या है ना, कोल्ड वार का अर्थ ये है कि वास्तविक रूप से युद्ध नहीं होगा, लेकिन जो तनातनी है, तनाव है, वो हमेशा रहता था। लगता था कि अब युद्ध हो जाए। तो ये स्थिति था कि हमेशा युद्ध के तरह ही लगता था, शांत स्थिर नहीं दिखता था। लगता था कि दोनों पक्षों की ओर से कुछ ऐसे बयानबाजी होते थे, कुछ ऐसी घटनाएं घटी जाती थी जिससे कि युद्ध हो जाए, आज हो कल हो या 2 साल बाद, ऐसा लगता था। तो इसे कोल्ड वार कहते हैं हम लोग। अब अमेरिका भी इस बात से हमेशा सचेत रहा कि यूरोप में कम्युनिज्म का विस्तार अधिक ना हो। कम्युनिज्म के विस्तार से अमेरिका को भी जो है उन्हें लगता था कि जो उनके विचार है वो खत्म हो जाएंगे, तो वो इस विचार को रोकना चाहता था 1946 में। और इसका कारण क्या था ना, इसका कारण था कि 1946 में पोलैंड में जब इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में कम्युनिस्ट जो है प्रभाव देखने को मिला। वहाँ 90% सीटों पर जो है वो आ गए। वहीं 1948 में जो है चेकोस्लोवाकिया में भी कम्युनिस्ट की सरकार का गठन हुआ। इसके अलावा जो है बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, जुगोस्लाविया, अल्बेनिया, इन सब में जो है कम्युनिस्ट प्रभाव देखने को मिला। और ये पूर्वी यूरोप वाला हिस्सा है, और यहाँ रशियन प्रभाव देखने को मिला, समाजवाद का प्रभाव देखने को मिला। तो उनको लगा कि अगर ये चीज़ें और बढ़ती गई तो क्या होगा, उनका अपना अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो उन्होंने अब जो है पश्चिमी यूरोप पर जो है सहायता देना प्रारंभ कर दिया। जर्मनी भी, रशिया भी उस समय जो है पश्चिमी यूरोप के मध्य जो है तनाव का एक कारण बन चुका था। जर्मनी के जो पश्चिमी के जोन हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन थे, जिससे वेस्टर्न जर्मनी बना था। जर्मनी के 2 जोन थे, जिनका जो पश्चिमी भाग है वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन बना, जिसे पश्चिमी जोन कहते हैं। एवं जो सोवियत जोन था जिसे ईस्टर्न जोन कहते हैं। और ईस्टर्न जोन में क्या था ना, कम्युनिस्ट प्रभाव देखने को मिला। तो अर्थात ये हुआ कि जर्मनी में भी जो है पूर्व की ओर से क्या है ना कम्युनिस्ट प्रभाव देखने को मिला। तो जर्मनी भी सचेत हो गया कि हमारा भी क्या पूरा ना पूरा कम्युनिज्म ना हो जाए। अब इसको वहाँ जो ईस्टर्न जोन में कौन कौन सी घटनाएं घटने लगी ना, किसानों को वहाँ भूमि वितरण किया गया, इंडस्ट्री का नेशनलाइजेशन किया गया। तो ऐसे स्टेप लिए गए जो कि कम्युनिज्म से प्रभावित थे। 1947 तक जर्मनी 2 अलग विचारों में बटा रहा। अब ये देखने को मिल रहा कि जर्मनी बटा हुआ था। ट्रूमैन प्लान से पहले तक जो है मार्शल प्लान से पहले 2 गुटों में वो बटा हुआ है। ठीक है, चलिए
ठीक इसी प्रकार की घटनाएं जो यूनान में भी देखने को मिला। यूनान में भी कम्युनिस्टों ने जो है वहाँ के जो कम्युनिस्ट थे वो राजतंत्र जो शासन थे उनके विरुद्ध गृहयुद्ध छेड़ दिया था। अब ब्रिटेन के सैनिक वहाँ तो थे, लेकिन वे इसका पूर्ण रूप से विरोध कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन खुद ही जो है बोझ के तले दबा हुआ था, आर्थिक बोझ से दबा हुआ था, तो वो पूर्ण रूप से जो है इस पर खुल करके समर्थन भी नहीं कर पा रहा था। बाद में यूनान ने जो है अमेरिका को हस्तक्षेप करने के लिए कहा ताकि वो कम्युनिस्टों को रोका जा सके, और अमेरिका के हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए ही ट्रूमैन जो है अमेरिकन के जो प्रेसिडेंट ट्रूमैन का सिद्धांत दिया गया, और अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि यहाँ से शीत युद्ध प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रूमैन थ्योरी क्या है, ट्रूमैन जो डॉक्ट्रिन है मार्च 1947 में हुआ था, उसमें क्या कुछ था। शॉर्ट डिस्कशन, पूरा डिस्कशन नहीं कर रहे हम लोग। यह सिद्धांत वेस्टर्न यूरोप के एकीकरण का प्रथम प्रयास के तौर पर देखा जाता है। यहाँ से आर्थिक एकीकरण का जो है देखा जा रहा है। ट्रूमैन ने देखा कि पश्चिमी यूरोप की स्थिति काफ़ी खराब है, और अगर हम यहाँ सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ समाजवाद का प्रभाव धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के द्वारा, ट्रूमैन के द्वारा 12 मार्च 1947 को जो है एक भाषण के माध्यम से ट्रूमैन थ्योरी दिया गया, जिसे 1 जनवरी 1948 को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। यूनान और तुर्की में जो है कम्युनिस्टों को दूसरे देशों जैसे अल्बानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया के द्वारा मदद प्राप्त हो रहा था, तथा यूनान और तुर्की ने अमेरिका से सहायता की अपील की, और इसके बाद यूनान को हथियारों की आपूर्ति और तुर्की को जो है $60 मिलियन जैसे आर्थिक सहायता दिए गए। अमेरिका के मदद से ही 1949 में यूनान में जो है कम्युनिस्टों को जो है पीछे धकेला गया। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन ने पूरे विश्व में एक नया विचार लाया कि कम्युनिस्टों को नियंत्रित करने के तौर पर यह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तो ये था ट्रूमैन का डॉक्ट्रिन जो उन्होंने जो है उस समय दिया था, जिसके तहत एक आर्थिक सहायता और साथ में जो हथियारों की सहायता दे करके कम्युनिस्ट नियंत्रण के तौर पर जो है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये इसका था संक्षिप्त विवरण। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मार्शल प्लान को लेकर के डिस्कशन करेंगे कि मार्शल प्लान ठीक उसी समय 1947 ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की तरह ही या उसी पर आधारित था ये भी मार्शल योजना। इसका भी उद्देश्य सेम पश्चिमी यूरोप को विश्व युद्ध के बाद जो समस्या था उसे वहाँ से हटाना, उबारना, और जो कम्युनिस्टों को प्रभाव उसको रोकना। अप्रैल 1947 में जो है जब वे यूरोप से वाशिंगटन लौटे, वे अमेरिकी विदेश सचिव अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने 5 जून 1947 में 5 जून 1947 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सामने अपना भाषण दिया और यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम को जो है प्रस्तुत किया था। इसी भाषण के आधार पर ही मार्शल योजना का निर्माण हुआ। उस समय फ्रांस और इटली में भी जो है कम्युनिस्ट पार्टियों का जो है ताकतवर हो चुका था। अमेरिकी सरकार ने फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया को 1947 में जो है $522 मिलियन जो है अमेरिकी सहायता दिया, और ये सहायता बढ़ता चला गया। 1951 में मार्शल सहायता जो है बढ़कर $13,000 मिलियन के आसपास जो है ये मदद की राशि दी गई। और इस नीति के अंतर्गत जो है यूएसए के द्वारा 1948 से 1952 तक पश्चिमी यूरोप के 16 देशों को आर्थिक सहायता दिया गया था। इस आर्थिक सहायता के कारण ही यूरोप में समाजवाद का प्रभाव कम हो गया और वहाँ विकास का जो है राह खुलना चालू हो गया। रशिया ने इस मार्शल योजना को अपनाने से मना कर दिया, और कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार इसे क्या देखते हैं ना, डॉलर साम्राज्यवाद की संज्ञा भी कभी कभी देते हैं। तो इस प्रकार आर्थिक एकीकरण के तौर पर जो है ट्रूमैन और मार्शल प्लान जो है पश्चिमी यूरोप के एकीकरण में जो है एक पहला प्रयास के तौर पर देखा जाता है। बाद में अगर कहेंगे आर्थिक एकीकरण के लिए और भी कई संघ बने, जैसे बेनिलक्स बना, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जो कि 1 जनवरी 1948 को लागू हो गया। फिर यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, फिर OACED, फिर यूरोपीय आर्थिक साझा बाजार। तो इस तरह से आप एक टॉपिक बना करके लिख सकते हैं। ट्रूमैन और मार्शल प्लान को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, इस टॉपिक पर जो है आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा और उस पर जरूर काम कीजिएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ईगल IAS द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।